एक क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है, सॉल्यूशन उतना मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नोट कीजिएगा। A student determine the solubility of four substances. A student determine the solubility of four substances potassium nitrate, sodium chloride, potassium nitrate, sodium chloride, potassium nitrate, sodium chloride, potassium chloride and ammonium chloride. Potassium chloride and ammonium chloride. Potassium chloride and ammonium chloride in water at 5 different temperatures. In water at 5 different temperatures. At 5 different temperatures of 10 degrees Celsius, of 10 degrees Celsius, 20 degrees Celsius, 40 degrees Celsius, 60 degrees Celsius and 60 degrees Celsius and 80 degrees Celsius, and obtain the following data. And obtain the following data. इधर है सब्सटेंस, ठीक है। बड़ी टेबल बनेगी, एक तो पहले मैं बना दूँ, उसके बाद देख लेना आपके पेज पर कितना आएगा कितना नहीं आएगा, पहले वो देख लीजिए, ठीक है। तो सब्सटेंस है, सब्सटेंस के नीचे मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ पोटेशियम क्लोराइड फर्स्ट, सेकंड है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सॉरी इसको सही कर लीजिए, पोटेशियम नाइट्रेट है ना, अभी चलिए आपने लिखा नहीं होगा, अभी पोटेशियम नाइट्रेट है पहले, फिर सोडियम क्लोराइड है, फिर पोटेशियम क्लोराइड है, और लास्ट में है अमोनियम क्लोराइड। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 40, 60, 80, 40 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस और 80 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया। और ऊपर लिखेंगे सॉल्युबिलिटी, ब्रैकेट में लिखिएगा इन ग्राम्स,
अब लिख लीजिए, ये पूरा कंप्लीट आपका क्वेश्चन है। इसके बाद 4 पार्ट्स हैं। तो हाँ जी, हाँ वो आपके पीछे आपके मतलब सिर्फ ये कह रहा था कि पहले एक बार पूरा देख लो ताकि आइडिया लग जाए कि कैसे करना है। अभी तो आप सभी लोगों का वेकेशन ही चल रहा होगा ना, समर ब्रेक चल रहा होगा, स्कूल की छुट्टियाँ मतलब स्कूल कब से चालू है? 26 से चालू है, 3rd से। तो तुम दोनों का 26, तुम्हारा 3rd से, तुम्हारा 26 है, रायन 27। मतलब ये मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा 26 से ही अप्रॉक्सीमेटली सबके चालू है।
क्वेश्चन नोट कर लीजिए पहले फटाफट, फिर बताता हूँ क्या करना है इसमें। हाँ जी, कर लिया सभी ने नोट? ठीक है। अब सुनिएगा, हमारे पास चार अलग अलग कंपाउंड्स हैं, चार अलग अलग सब्सटेंसेस हैं। क्या दे रखा है? एक तो दे रखा है पोटेशियम नाइट्रेट, एक है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड, ये चार अलग अलग सब्सटेंसेस दे रखे हैं। फिर उन्होंने बोला कि आपको 1, 2, 3, 4, 5 अलग अलग टेम्परेचर्स दे रखे हैं। 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 40, 60, 80 डिग्री सेल्सियस, ये आपको 5 अलग अलग टेम्परेचर रेंजेस दे रखी हैं। अब वो बोल रहे हैं कि ये सॉल्युबिलिटी इन ग्राम्स दे रखी है। अब वापस से रिवाइज करते हैं कि सॉल्युबिलिटी होता क्या है। सॉल्युबिलिटी क्या होता है कि 100 ग्राम वाटर में कोई भी सब्सटेंस कितना ग्राम, 100 ग्राम वाटर में कितना ग्राम हम किसी भी सब्सटेंस को घोल सकते हैं, सॉल्यूबल कर सकते हैं, मतलब पूरी तरह से मिक्स हो सकता है, तो दैट इज कॉल्ड इट सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है सॉल्युबिलिटी इन ग्राम्स, तो इसका मतलब क्या है कि 21 ग्राम्स, ये 21 तो 21 ग्राम्स, मतलब पोटेशियम नाइट्रेट अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वाटर का, तो उसमें अगर आप 21 ग्राम्स अगर आप पोटेशियम नाइट्रेट डालोगे तो वो घुल जाएगा, 21 से ऊपर नहीं घुलेगा, 1 ग्राम भी नहीं घुलेगा। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, फिर आपने क्या करा, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं अब आपने पानी का टेम्परेचर बढ़ाकर कितना कर दिया, 20 डिग्री सेल्सियस। अब उसमें 32 ग्राम घुल जाएगा, यानी कि 11 ग्राम्स और एक्स्ट्रा घुल जाएगा। तो धीरे 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 जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती जा रही है, यानी कि ज़्यादा आप सॉल्यूट उसके अंदर डिजोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही इसमें, ऐसा ही सोडियम क्लोराइड में आप देखिए 36, चलिए ये लगभग सेम रहा, बढ़ा ही नहीं, लेकिन बाद में ये बढ़ा, इसका सॉल्युबिलिटी भी बढ़ा। सोडियम क्लोराइड होता है खाने का नमक, NaCl। फिर पोटेशियम क्लोराइड 35, 40, 46, 54। फिर अमोनियम क्लोराइड 24, 37, 41, 55, 66। तो अल्टीमेटली धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। समझ गए? अब देखिएगा ये पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, what mass of potassium nitrate would be needed to make a saturated solution of potassium nitrate in 50 gram of water at 40 डिग्री सेल्सियस। तो 40 डिग्री सेल्सियस पर पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी क्या है, 62। तो at 40 डिग्री सेल्सियस 100 gram of water allows कितना, 62 gram of, मैं शॉर्ट में POTNIT लिख रहा हूँ, पोटेशियम नाइट्रेट, 62 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो एट 40 डिग्री सेल्सियस मुझे दिखाई दे रहा है ना 62 ग्राम इसकी सॉल्युबिलिटी दे रखी है। इसका मतलब क्या है कि 40 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम वाटर में 62 ग्राम ही घुल पाएगा। ठीक है, तो 1 ग्राम ऑफ वाटर अलाउज, छोड़ो ना ये, ग्राम में 62 ग्राम घुलेगा, 50 ग्राम में कितना घुलेगा, 31 है ना, रेशियो है, आधा हो जाएगा। 100 का आधा करा तो 62 का भी आधा कर दो। तो लिखिएगा 50 ग्राम ऑफ वाटर अलाउज
31 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट, 31 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट। बताइए क्लियर है? ये सब सॉल्युबिलिटी 100 ग्राम वाटर की है। सब सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन ही 100 ग्राम वाटर की लिखी है। अगर ग्राम्स में दे रखी है ना सॉल्युबिलिटी, तो इसका मतलब ये है कि 100 ग्राम में इतना इतना घुल पा रहा है, इतना इतना ग्राम्स घुल पा रहा है। क्लियर है सभी को? ठीक है जी, चलिए मैं आगे चलता हूँ। अब जरा इसका बी पार्ट देखिए। व्हाट वुड बी ऑब्जर्व इज इफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एट 80 डिग्री सेल्सियस इज लेफ्ट टू कूल टू द रूम टेम्परेचर। ठीक है इज लेफ्ट टू कूल टू द रूम टेम्परेचर। तो हमने ये देखा था कि अगर कोई भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अगर हम गर्म करते चले जाते हैं, यानी कि उसका टेम्परेचर बढ़ाते चले जाते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है कि हम ज़्यादा सॉल्यूट उसके अंदर हम डिजॉल्व कर पाएंगे, मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अच्छा वहीं उसका उल्टा कि अगर मैं उसको कूल डाउन करता चला जाऊँ, मतलब ठंडा करता चला जाऊँ, तो क्या होगा कि उसके अंदर जो सॉल्यूट जो ऑलरेडी डिजॉल्व था ना, वो निकल कर बाहर आने लगेगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, what would be observed if a saturated solution of potassium chloride is left to cool to the room temperature। तो 80 डिग्री सेल्सियस पर 54 ग्राम उसके अंदर डिजॉल्व हो रहा था, आप उसको घटा कर रूम टेम्परेचर पर ले आए। रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होता है, स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस मानकर चलते हैं केमिस्ट्री के हिसाब से। ठीक है ना, गाजियाबाद के रूम टेम्परेचर की बात नहीं हो रही है, अभी तो बहुत भयानक गर्मी है। और जब सर्दियों की बात होती है तो वो बेचारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। ठीक है, गर्मियों में 40 से ऊपर ही ऊपर रहता है, तो 20 डिग्री सेल्सियस मतलब एक प्लेजेंट सा रूम एटमॉस्फेयर। ठीक, तो रूम टेम्परेचर को बोलते हैं 20 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब क्या है कि 54 माइनस 35, 54 ग्राम डिजॉल्व हो पा रहा था, फिर आप उसको ठंडा करते 20 डिग्री सेल्सियस पर ले आए, तो 35 ग्राम में डिजॉल्व हो पाएगा। तो 54 में से 35 सब्ट्रैक्ट करा, कितना हो गया? 19 ग्राम्स। 19 ग्राम ऑफ सॉल्यूट विल कम आउट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो आप लिखिएगा if we cool the saturated if we cool the saturated solution of potassium chloride at 80 degree Celsius to the room temperature, then 80 डिग्री सेल्सियस पर 54 ग्राम डिजॉल्व हो पा रहा था, 20 डिग्री सेल्सियस पर 35 ग्राम डिजॉल्व हो पाएगा। देन 54 माइनस 35 इज इक्वल टू 19 ग्राम ऑफ सॉल्यूट will come out of the solution। 19 ग्राम डिजॉल्व था, जो सॉल्यूट पहले से डिजॉल्व था सॉल्यूशन में, वो सॉल्यूशन से बाहर निकल जाएगा। याद करिएगा, जलेबी का एग्जांपल दिया था। ठीक है, कि उसको अगर आप ठंडा करना शुरू करो तो क्या होगा, कि पाउडर्ड फॉर्म में वाइट पाउडर आपको नजर आएगा कि बाहर वाइट कलर का पाउडर इकट्ठा हो गया। वाइट पाउडर क्या है? वो वाइट पाउडर शुगर है। ठीक है ना, तो शुगर पाउडर्ड फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। ठीक है, वहीं उसको दोबारा गर्म करो तो वो जो वाइट पाउडर है गायब भी हो जाएगा, वो फिर आपको दिखना भी बंद हो जाएगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि वो वापस से उसके अंदर फिर से एब्जॉर्ब हो जाएगा, सॉल्यूशन जो था उसका, उसके अंदर फिर से वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, ये डी पार्ट होगा। अब सी पार्ट को देखिएगा। सी पार्ट में कुछ कैलकुलेशन वगैरह है नहीं, ऐसे ही पूछा है। व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 20 डिग्री सेल्सियस। और एक सॉल्ट की 20 डिग्री सेल्सियस पर सॉल्युबिलिटी क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट की 32 ग्राम, सोडियम क्लोराइड की 36 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड की 35 ग्राम, अमोनियम क्लोराइड की 37 ग्राम। ठीक है ना, तो लिख दीजिए पोटेशियम नाइट्रेट पोटेशियम नाइट्रेट 32 ग्राम,
सोडियम क्लोराइड 36 कितना मिनट 20 डिग्री सेल्सियस पर ना, हाँ सोडियम क्लोराइड 36 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 36 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 35 ग्राम, ग्राम पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड 37 ग्राम, अमोनियम क्लोराइड 37 ग्राम। तो अब आप ये देखिएगा कि ये सारी चीज़ें तो मुझे एज इट इज दे रखी थी, तो टेबल से उठाकर सीधा मैंने यहाँ पर लिख दिया। वो कह रहे हैं विच सॉल्ट हैज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर, तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी है, अमोनियम क्लोराइड की 37 ग्राम के 100 ग्राम में 37 ग्राम आराम से डिजॉल्व हो जाता है। क्लियर है, समझ गए? ठीक है, आगे चलते हैं। डी पार्ट देखिएगा, डी पार्ट पे क्या पूछा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट एज शोन बाय द अबव डेटा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट एज शोन बाय द अबव डेटा। तो आप आंसर लिखेंगे एज टेम्परेचर इंक्रीजेस as temperature increases solubility, पीछे वालों को दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा, बस ये एक लाइन लिखनी है, solubility also increases as temperature increases solubility also increases, बस इतना लिखना है। किसमें 100 ग्राम में वो डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना आप बढ़ाते चले जा रहे हैं। मतलब जैसे हम ये कहें कि अगर मान लीजिए हमारे पास पानी है और हमने पानी में चीनी को मिलाना शुरू करा, अब 100 ग्राम में मैं चीनी को मिलाता जा रहा हूँ, तो एक लिमिट आएगी, मुझे लगेगा कि 100 ग्राम में क्या मैं 100 ग्राम से ज़्यादा चीनी को डिजॉल्व कर सकता हूँ, कर सकते हैं। ठीक है, करते जाओ 100 ग्राम एक्चुअली उसका जो है ना, उसका वज़न है, वॉल्यूम हो सकता है थोड़ी सी ज़्यादा ही हो। तो 100 ग्राम में आपने 100 ग्राम से भी ज़्यादा आप शुगर को डिज़ोल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है कि टेम्परेचर बढ़ाते रहना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाते जाओ और फिर उसके बाद में जब आप उसको ठंडा करोगे, अब वो लिक्विड नहीं रहेगा, वो सॉलिड बन जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, और फिर उसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा ब्लैक कलर का बन जाएगा। मतलब आप यही समझ लीजिए जो गुड़ होता है ना, वो आपने एक तरह से गुड़ी बना दी है। ठीक है, बिल्कुल गुड़ जैसा स्वाद तो नहीं आएगा उसमें, लेकिन फिर भी आप ये समझ लीजिए कि सॉलिड वो हो जाएगा। एक बार मुझसे हो गया था गलती से, ठीक है, बर्तन भी ख़राब हो गया था, सोचा कि चाय बनानी है, चाय बनाने के लिए पानी डाला, तो अब इन्होंने कहा कि मम्मी ने बताया कि भाई उसमें पहले पत्ती डालते हैं, फिर दूध डालते हैं, फिर चीनी डालते हैं। मैंने वही सोचा, मैंने कहा कि गर्म ही तो करना है, तो पहले मैं चीनी डालूंगा। मैंने पहले चीनी डाल दी, फिर पता नहीं मुझे किसी ने बुला लिया, फिर मैं चला गया, अब वो बन रहा है। तो पानी के अंदर चीनी पड़ी हुई है, और जब पानी के अंदर चीनी पड़ी हुई है तो देखा तो धुएं की अजीब सी गंदी सी स्मेल आने लगी थोड़ी देर में। तो देखा कि पूरा तो वो फ्राइंग पैन ख़राब हो गया, और जो कोना था उस पर रेड कलर का वो डिपॉजिट हो गया। अब मैंने उसको साफ़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मम्मी ने देख लिया तो फिर पिटाई होगी। ठीक है, तो फिर उसको साफ़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, छुपा दिया फ्राइंग पैन कहीं पर। ठीक है, फिर मम्मी ने देखा, मम्मी कहने लगी कि ये हुआ क्या है। मैंने मम्मी वो चीनी ऐसे ऐसे फिर बता दी पूरी बात। तो क्या पिटाई विटाई तो नहीं हुई, बच गया था। वो डिपेंड करता था ना मूड पर, अगर मान लो मूड ख़राब होता तो तबीयत से हो जाती पिटाई। तो फिर वो होता है ना, वो स्क्रू ड्राइवर पेचकस से उसको खुरच के जैसे तैसे निकाला उसको, तो फ्राइंग पैन पूरा ख़राब हो जाएगा। फिर नज़र बचा कर मम्मी से मैंने कहा इसका ज़रा स्वाद भी देखता हूँ कैसा है ना, टॉफ़ी जैसा है क्या है, उसको खा कर देखो तो थोड़ा मीठा लगा। तो इसलिए मुझे पता है ये चीज़ कि ऐसा होता है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, हाँ जी, वापस नॉर्मल तो हो जाता, लेकिन वो इतनी बुरी तरीके से चिपक गया था कि बर्तन भी पूरा काला हो गया था। तो फिर मैंने क्या करा ना, मैंने उसको छुपा दिया। वो तभी थोड़ी मिला, वो 2-3 दिन बाद मिला ना, जब मम्मी कहने लगी भाई वो एक बर्तन नहीं मिल रहा है ना, चाय बना दी है, और बस फिर वो
चलिए जी, वैसे ये आइडिया दिमाग में आना चाहिए था गर्म करने वाला, क्योंकि इतनी मेहनत नहीं लगती थी। थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो जाता। तब तक मैंने केमिस्ट्री पढ़ी नहीं थी ना, बस इस वजह से पता नहीं। चलिए जी, अब जरा अगला टॉपिक, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, नोट कीजिएगा, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ये बेटा आपके साथ नेक्स्ट लिखेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, इसमें पहले लिखेंगे फिजिकल चेंज। कल सुबह आ सकते हो क्या आप लोग? कल सुबह आ सकते हो पढ़ने के लिए? बताओ बताओ ना किस टाइम पर पढ़ने वाले हो? हाँ चलो कोई बात नहीं, किसी भी टाइम नहीं आ रहा है, शाम को भी नहीं आ रहा है, पूछना है बेकार है। तुम बताओ, कहाँ सोच में पड़ गए, बताओ। नहीं, ये थोड़ा सा ना उसको मॉडिफाई करके बता रहा है कि मैं किस टाइम उठता हूँ, ये मॉडिफाई कर रहा है, थोड़ा सोच रहा है कि क्या चीज़ अच्छी लगेगी सुनने में। चलिए उठता तो क्या? 10 बजे है। सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ। देखो ये कितना बड़ा झूठ, कितना बड़ा झूठ। 5 बजे सुबह। एक और लड़का है, मैं 10th वालों की सुबह 7 बजे क्लास ले रहा हूँ, पिछले एक हफ्ते से ले रहा हूँ सुबह 7 बजे, कुछ पुराना रिवाइज करवा रहा हूँ। तो एक बच्चा है, वो ये कहता है कि मैं 4:30 बजे उठ जाता हूँ, योगा करता हूँ। 10th में है कि मैं 4:30 बजे उठ जाता हूँ, योगा करता हूँ। वो योगा मास्टर का अभी तक तो कुछ अता पता नहीं है, पिछले एक हफ्ते से आया नहीं है, गायब है वो, है ना। कुछ पूछता हूँ तो बताता नहीं है, चुप रहता है, ठीक है। और अब से नहीं है, पिछले 1-1.5 महीने से कहता आ रहा है कि मैं 4:30 बजे उठ जाता हूँ, योगा करता हूँ। और कोई बराबर वाला उसको छेड़ने लगता है तो चुप बैठ, और उसको ये कह देता है तो चुप बैठ। अब पता चल रहा है कितना सुबह उठता है। एक दिन फिर ज़बरदस्ती मैंने रोक लिया, मैंने कहा बता तू क्या चक्कर क्या? कहता हूँ मैं 1 घंटा योगा करता हूँ, फिर उसके बाद मैं थक जाता हूँ तो मुझे नींद आ जाती है। कहता फिर उसके बाद मतलब 4:30 से 5:30 योगा करके फिर भाई साहब सो जाते हैं, और फिर 7 बजे उठा नहीं जाता दोबारा। तो रिलैक्स चाहिए होता है ना बॉडी को, थोड़ा मसल्स को रिलैक्सेशन चाहिए होता है। 10th वालों की आदत है तो 9th वालों से तो क्या उम्मीद करूँ? बताओ भाई, सच सच बता दो। 12 बजे 1 बजे उठते हो? अच्छा क्लास 1 बजे, क्लास 1 बजे रखूँ क्या? सर सुबह 6 बजे रख लो, सर रख लो। सर 6 1 बजे चलेगा ना? 1 बजे तो आ जाओगे? हाँ सर। आजकल उतनी गर्मी भी नहीं है वैसे, मुझे लग रहा है थोड़ा मौसम अच्छा है। हाँ तुम क्या करोगे? 6 बजे रख लो सर। रहने दो, पता है ना सुबह की रख लूँगा, कोई आएगा ही नहीं, नहीं सर, आज मेरी और नींद खराब हो जाएगी। सर तो 1 बजे। सर 6 बजे आ जाएंगे। हाँ सर आ जाएंगे। मैंने एक बार पता नहीं सुबह रखी थी क्लास आप लोगों की, सर 10 बजे रखते हैं। 10 बजे। और 10 बजे भी 2 या 3 बच्चे ही आए थे बस। पर नहीं सर, सर के लिए क्लास जो पहले कुछ याद आ रहा है? नहीं सर, वो नए बच्चों के लिए थी। चलो कोई बात मैथ्स की क्लास थी, उसका नंबर नहीं। शुरुआत वाला जो रिविजन कुछ कर रहा था। सर तो कल 1 बजे डाला। चलिए जी, तो फिजिकल चेंज मैं देखता हूँ, मैं आपको ना मैसेज कर दूँगा जैसा भी हो। कल दोपहर में 1 बजे रख सकता हूँ मैं क्लास, ठीक है? सर आप 6 बजे भी रखोगे ना, मम्मी पीठ पे भी दे देंगे। सर बस एक मैसेज सर आज तो पापा घर पे हैं, रोज 5:30 बजे 12 बजे उठा देते हैं। कुछ भी बहुत मुझे अपने पापा की याद आ गई थी मेरी बात सुन। चलो भी आगे चलते हैं। Those changes in which no two substances are formed
those changes in which no new substances are found are called physical changes. Those changes in which no new substances are found are called physical changes. Some common examples of physical changes are of physical changes are some common examples of physical changes are melting of ice, melting of ice, दूसरा है freezing of water, melting of ice, freezing of water, फिर है boiling of water, condensation of steam, making a solution, glowing of an electric bulb, breaking of a glass tumbler, अच्छा सबसे पहले देखिए मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस का मतलब क्या है भाई, हाँ तो पानी ही जिसकी बर्फ़ जमी हुई थी, अब आपने उसको पिघला दिया, तो जितनी बर्फ़ थी, जितनी क्वांटिटी पानी था, वो वापस उतनी क्वांटिटी में कन्वर्ट हो गया, तो कोई नया सब्सटेंस तो बना नहीं। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, पानी था, पानी को आपने जमा दिया, ठीक है, तो रहा तो वो पानी, बस क्या हुआ, उसका टेम्परेचर कम हो गया, इसलिए वो जम गया। फिर बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर बॉयल होकर क्या हुआ, वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, लेकिन कोई नई चीज़ तो नहीं बन गई ना, वेपर जो है वेपर भी वाटर का ही है, तो कोई नई चीज़ नहीं बनी है। कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, स्टीम थी, स्टीम को आपने ठंडा कर दिया, ठंडा करा तो वापस पानी मिल गया आपको। फिर है मेकिंग अ सॉल्यूशन। मेकिंग अ सॉल्यूशन में भी आप ये देखिए कि मैंने पानी लिया, पानी में नमक घोल दिया, तो सॉल्ट भी रहेगा उसके अंदर, वाटर भी रहेगा, सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा, मतलब कुछ नया तो नहीं बन गया उसकी, रबड़ी तो नहीं बन गई ना, नमक के पानी ऐसा तो नहीं हुआ ना, तो कुछ नया सब्सटेंस तो नहीं बना। तो ये भी एक फिजिकल चेंज है, इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब का ग्लो करना क्या है, ऐसे तो शांत पड़ा हुआ था इलेक्ट्रिक बल्ब, फिर क्या हुआ कि उसके अंदर का जो एलिमेंट है ऐसे होता था इलेक्ट्रिक बल्ब, किसी किसी ने देखा होगा, आजकल तो वैसे कम दिखता है, इस तरह से इलेक्ट्रिक बल्ब होता था, यहाँ पर ऐसे एलिमेंट होता था, उसके अंदर टंगस्टन का फिलामेंट होता था, तो वो ग्लो करने लगता था। जब वो ग्लो करता था तो वो इतना ग्लो करने लगता था कि वो चमकने लगता था। अब जब वो चमकता था तो चमकने से फिर पूरे में रोशनी हो जाती थी। तो ये टंगस्टन का फिलामेंट रहा यहाँ पर, बस इसका टेम्परेचर ही तो बढ़ गया, इसके टेम्परेचर बढ़ने से ये ग्लो करने लगा, ग्लो करने लगा तो रोशनी हो गई पूरे घर में, ठीक है। तो कोई नई चीज़ इसने प्रोड्यूस नहीं कर दी, बस इसने इसका टेम्परेचर बढ़ाया और कुछ नहीं। फिर है ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास टम्बलर। तो ग्लास टम्बलर जो है, कांच का ग्लास है,
कांच का ग्लास टूट गया, अब कांच का ग्लास टूट गया तो उसके अलग अलग टुकड़े हो गए, ठीक है, तो वो कांच के ही टुकड़े क्या रहेंगे, तो कोई नया सब्सटेंस तो बना नहीं। अब कांच का ग्लास मत तोड़ देना कि मैं फिजिकल चेंज का एक्सपेरिमेंट करके देख रहा था, नहीं तो कुछ और ही एक्सपेरिमेंट हो जाएगा फिर मैं। चलो भाई, अब देखिएगा, तो ये इसमें क्या है कि ये सारे के सारे फिजिकल चेंजेस के एग्जाम्पल थे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा केमिकल चेंजेस, अगला देखेंगे केमिकल चेंज। साइंस में इसके बाद कौन सा चैप्टर करना है बता दो। मोशन ही तो करा है फिजिक्स में, और तो कुछ नहीं करा ना अभी। अगला करा तो फिर फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन इसके बाद। केमिकल चेंज, केमिकल चेंज में क्या होता है, those changes in which new substances are formed are called chemical changes. Those changes in which new substances are formed new substances are formed are called chemical changes. ठीक है, बस इतना नोट कर लीजिए, बाकी अगली क्लास में कराता हूँ, थोड़ा सा ही बचा हुआ है इसमें। तो जो साइंस की नेक्स्ट क्लास होगी उसमें ये कंप्लीट करा करते हैं, फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन वाला चैप्टर स्टार्ट करा। और कल के लिए मैसेज एक बार चेक कर लेना, मैं आपको सुबह 9-10 बजे तक मैक्सिमम मैसेज कर दूँगा कि या तो 1 बजे ही क्लास होगी, 1 बजे नहीं होगी तो शाम को 7 बजे ही, ठीक है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। छुट्टी हो जाएगी सर, 3-4 दिन के लिए छुट्टी हो जाएगी। अच्छा 3-4 दिन, ठीक है, चलो गुड इवनिंग। मैसेज ड्रॉप कर देंगे, ओके यार।